हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि मेरे भाई आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज जो है हम लोग क्रैक कोर्स को शुरू कर रहे हैं 2026 के परीक्षा को देखते हुए। मेरे भाई क्रैक कोर्स में जब हम लोग शुरू करने की बात करते हैं तो आपको टोटल जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। यानी आपको मैथ भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, संस्कृत भी पढ़ना है, आपको साइंस भी पढ़ना है और आपको सोशल साइंस पढ़ना है, एक आपको अंग्रेजी भी पढ़ना है। यानी कुल मिलाकर बात करें तो 5 जो सब्जेक्ट है वो तो आपको पढ़ना ही है, एक आपको अंग्रेजी भी पढ़ना है। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये हम लोग सोशल साइंस में पढ़ने जा रहे हैं। यानी हम लोग एसएसटी में पढ़ने जा रहे हैं। कौन सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं? तो एसएसटी पढ़ने जा रहे हैं। अब एसएसटी की बात करें तो मेरे भाई एसएसटी में कुल जो है आपको कितना सब्जेक्ट होता है? 5 सब्जेक्ट होता है। आपको हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, उसके बाद सिविक्स होता है, इकोनॉमिक्स होता है, एक आपदा प्रबंधन होता है। तो अभी जो हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको हिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं। और हिस्ट्री का हम लोग पूरा जो आपको समझिए एक किताब का व्याख्या होता है, उस सारे व्याख्या को हम लोग नहीं समझेंगे। हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक जो है प्रत्येक चैप्टर का एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, और दूसरा जो है उसका हम लोग क्या पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। यानी एग्जाम में हमारे क्या पूछता है तो एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। यानी जो हम लोग थ्योरी बेस जो हम लोग किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं मेरे भाई, अभी हम लोग थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, केवल प्रत्येक चैप्टर का सब्जेक्टिव फिर उसका ऑब्जेक्टिव, फिर दूसरी का चैप्टर का सब्जेक्टिव फिर उसका ऑब्जेक्टिव। तो अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एसएसटी का। हम लोग आपको एसएसटी का सॉरी, यहाँ पर हम लोग एसएसटी यानी सोशल साइंस का हम लोग हिस्ट्री को पढ़ेंगे। किस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे? हिस्ट्री को पढ़ेंगे। और हिस्ट्री में आप जानते हैं कि टोटल जो है कुल मिलाकर मोटा मोटी आपको 8 चैप्टर दिया है। लेकिन अगर बारीकी से देखिएगा तो मुख्य रूप से आपको 3 ही 4 चैप्टर है जो बहुत लंबा लंबा है आपको चैप्टर। तो अगर सबसे पहले हम बता दें कि भाई मेरे क्लास का अगर ऑफलाइन में आइएगा तो ग्लोबल क्लासेस के नाम से चलता है। यहाँ पर यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम आपको ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस के नाम से चलता है। यदि फेसबुक पर जाते हैं तो वहाँ भी आपको ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस के नाम से आपको एक पेज मिल जाएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पर भी जाते हैं तो वहाँ पर भी ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस के नाम से ही आपको पेज बना हुआ है, जिससे जाके आप फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं। आपको 2 जगह ये वीडियो आपको मिल जाएगा। एक जो है आपको फेसबुक पर अपलोडेड वीडियो मिल जाएगा और एक जो है आपको यूट्यूब पर अपलोडेड वीडियो मिल जाएगा। और एकदम समझिए सीक्वेंस में मिलेगा, सीरीज में मिलेगा। ऐसा बात नहीं है कि कहीं का वीडियो कहीं, कहीं का वीडियो कहीं, खोजने में आपको दिक्कत हो, ऐसा नहीं। एकदम हिस्ट्री का प्ले लिस्ट खोलिए, जितना भी हिस्ट्री का टॉपिक वाइज है सारे आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जब क्रैक कोर्स का समय होता है तो केवल इंपॉर्टेंस क्वेश्चन को क्या दिया जाता है मेरे भाई? वैल्यू दिया जाता है। तो हम लोग पहला जो चैप्टर है, पहला चैप्टर थोड़ा सा, और दूसरी चीज एक और बात हम बताना आपको भूल गए। यदि आप जो अभी ये नोट्स दिख रहा है आपको, ये जो अभी नोट्स दिख रहा है, अगर इस नोट्स को लेना चाहते हैं तो एक सब्जेक्ट के लिए मेरे भाई आपको 49 रुपया लगता है। यानी आपको 49 रुपया में केवल एक सब्जेक्ट का पीडीएफ जो है आपको आसानी से उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसका सब्जेक्टिव के साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसके लिए करना क्या होगा? अपने फोन में जाना होगा और उसमें आपको डायल करना होगा ये वाला नंबर 8651884623। ये नंबर को आप क्या कीजिए तो आप डायल कीजिए, और डायल करने के बाद व्हाट्सएप पर जो है आप मैसेज कीजिए, आपको आसानी से पीडीएफ जो है उपलब्ध हो जाएगा। तो आपको लिखने का जरूरत नहीं है, केवल आप वीडियो को सीक्वेंस में देखिए। और दूसरी चीज क्या है कि इसी पीडीएफ को आप इस नंबर पर मैसेज करके आसानी से पीडीएफ को आप ले सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन से हैं तो आप मेरे ऑफलाइन सेंटर पर आ सकते हैं जो आपको सेमरा में चलता है, वहां से आके आप आसानी से जुड़ के और चीजों का लाभ ले सकते हैं। तो हम लोग देर ना करते हुए मेरे भाई पहला चैप्टर पर हम लोग चलते हैं। और आप लोग भी समझिए, एकदम पूरा समझिए, कमर के पेटी बांध लीजिए और एकदम तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। और लगातार जो है आपको एक वीडियो डेली आपको मिलते रहेगा।
केवल और केवल आपको एसएसटी का यानी सोशल साइंस का। दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो पहला अगर चैप्टर का बात करें, पहला हिस्ट्री के पहला चैप्टर है, और पहला चैप्टर का आप नाम जानते हैं, जिस चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या नाम है? यूरोप में आपको राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद थोड़ा सा यहाँ हम व्याख्या करके आपको निकलेंगे कि राष्ट्रवाद होता क्या है। देखिए, राष्ट्रवाद ऐसे चीजों को बोला जाता है जो लोग अपने देश से प्रेम करता है, अपने देश से लगाव रखता है, अपने देश के प्रति अपना जीवन को समर्पित करता है, वैसे लोगों को क्या बोला जाता है? राष्ट्रवादी आपको लोग बोला जाता है। यानी अपने देश से प्रेम करना ही आपको क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। तो मेरे भाई, पहला जो क्वेश्चन है आपको यही क्वेश्चन पूछा है, एकदम समझिए, बहुत ही मार्केबल और बहुत ही आपको वीवीआई क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि राष्ट्रवाद क्या है। आइए समझते हैं। समान अर्थों में राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना। यानी जब लोग जो है किसी भी प्रकार से अपने देश के प्रति या तो सोचता है अच्छा चीजें, या अपने देश के प्रति अच्छा चीजें भावना का लगाव रखता है, यानी अपने देश से प्रेम करता है, वही आपको राष्ट्रवाद कहलाता है। दूसरे अर्थों में अगर बात करें तो राष्ट्रवाद एक ऐसी आपको भावना है जो किसी भी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों को एकता का वाहक बनाती है। जैसे अगर मान लीजिए कि आप भारत देश में रहते हैं, अगर आप भारत देश में रहते हैं तो आप केवल और केवल भारत के भूगोल के बारे में ज्यादा आप देखना पसंद कीजिएगा, भारत के संस्कृति के बारे में आप ज्यादा मतलब समझिए रुचि आपका रहेगा। सामाजिक अगर परिवेश देखिएगा तो भारतीय समाज के लोग जैसा रहता है वो ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो हम लोगों से पूछेगा कि आपको राष्ट्रवाद क्या है, तो सिंपल आपको बताना है कि राष्ट्रवाद एक प्रकार की ऐसी भावना होती है जो लोग अपने देश से प्रेम और लगाव या किसी भी प्रकार से हो, या तो सांस्कृतिक लगाव हो, या तो भौगोलिक लगाव हो, या तो सामाजिक लगाव हो, यानी अपने देश के प्रति किसी भी प्रकार के लगाव को ही क्या बोला जाता है? तो राष्ट्रवाद बोला जाता है। ये बहुत ही आपको फेमस क्वेश्चन है। अब आप पढ़ रहे हैं चूंकि यूरोप में राष्ट्रवाद, तो जाहिर सी बात है कि यूरोप देश का इसमें आपको चर्चा तो होगा, चूंकि यूरोप जो है एक आपको महादेश है। जैसे भारत किस महादेश में आता है? तो मेरे भाई, भारत जो है आपको एशिया महादेश में आता है, वैसे ही आपको यूरोप जो है एक आपको महादेश है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह आपको सहायक हुआ? क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट को यूरोप का समझिए बहुत ही आपको शक्तिशाली समझिए शासक के रूप में जाना जाता है। क्योंकि यूरोप में अगर कोई एकता का बात किया है तो आपको नेपोलियन समझिए एकता का बात किया है। तो आइए पढ़ते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन की किस तरह सहायक हुआ। तो यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस के राजक्रांति के पश्चात नेपोलियन के आपको आक्रमण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यानी नेपोलियन जो था वो यूरोप में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फ्रांसीसी आपको क्रांति ने राजनीति को अभिजातीय वर्गीय परिवेश से आपको बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। यूरोप के कई आपको राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा आपको नए युग का आपको संदेश पहुंचा। क्योंकि जब आपको फ्रांस और यूरोप के लोगों में आपस में टकराव हो रहा था, उस समय आपको यूरोप के तरफ से ये नेपोलियन जो है एक समझिए आपको नेता का काम कर रहा था। अब ये नेता का काम कर रहा था तो जगह जगह जितने भी आपको नौजवान लोगों था उनको आपको आगे बढ़ाने का और आपको आंदोलन में शामिल होने के लिए समझिए उत्तेजित कर रहा था। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के कई राज्यों को आपको भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर आपको कर उससे वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। यानी नेपोलियन ने जो यूरोप के आपको कई सारे देश थे, जैसे आपको कौन सा देश यहाँ नाम लिया है, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, ये सब देश को क्या किया ना कि नेपोलियन ने बाहरी देश जो उस पर आक्रमण करके बहुत दिनों से चला रहे थे उनसे आजादी दिलवाई। आजादी दिलवाने के बाद वहां के लोगों को एक अलग रूपरेखा दिया, जिससे इटली और जर्मनी
के एकीकरण का मार्ग आपको प्रशस्त हुआ। दूसरी तरफ नेपोलियन की आपको सुधारवादी नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण आपको विक्षोभ भी आपको जगा। और इसी के साथ साथ क्या हुआ कि यूरोप में, पूरे यूरोप में समझिए तो लोगों के बीच आपस में देशभक्ति जगी और सारा लोग जगे और यूरोप क्या हुआ उसके बाद धीरे धीरे पूरी तरीका से जो आपको बाहर के लोग उस पर जकड़ के बैठे थे उन लोगों से आपको यूरोप जो है मुक्त हो गया। अगला मेरे भाई तीसरा क्वेश्चन पर अगर ध्यान दीजिएगा तो तीसरा क्वेश्चन है कि 1830 की आपको जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी 1830 जुलाई 1830 में जो फ्रांस में क्रांति हुई उस क्रांति पर फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में समझना है। तो 1830 की जुलाई क्रांति के आपके परिणाम स्वरूप फ्रांस के निरंकुशवादी आपको राजाशाही, निरंकुश का मतलब क्या होता है, वैसे राजा जिस पर किसी भी प्रकार का अंकुश ना हो वैसे लोगों को क्या बोला जाता है मेरे भाई, निरंकुश बोला जाता है। यानी वैसे राजा जो एकदम तानाशाह हो, जनता का बात नहीं सुनता हो, किसी भी व्यक्ति का बात नहीं सुनता हो, वैसे लोगों को निरंकुश बोला जाता है। निरंकुश राजशाही आस्थान संवैधानिक गणतंत्र ने आपको ले लिया। इस क्रांति ने आपको फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत को पुनर्जीवित किया तथा फ्रांस में उदारवादी आपको मध्य वर्ग तथा राजनीतिक महत्व आपको बढ़ गया। चूंकि 1830 में क्रांति हुई तो 1830 की क्रांति में आपको फ्रांस में ये बदलाव हुआ कि फ्रांस में जो निरंकुशवादी शासक था जिस पर किसी का भी अंकुश नहीं था वैसे राजा को अंत किया गया और आम लोगों को, मध्य वर्गीय लोगों को क्या हुआ, वहां पर आपको शासन हुआ। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन आपको चौथा पूछा है कि 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति को क्या कारण थे। यानी 1848 में फ्रांसीसी में जो क्रांति हुआ उस क्रांति का मुख्य कारण क्या था। तो 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का आपको राजा बना था। यहाँ से ध्यान देने वाला है, जब आप पूरे इसके थ्योरी को पढ़ते तो ज्यादा बेहतर रहता। 1830 के क्रांति के बाद लुई फिलिप जो है फ्रांस का राजा बना। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम आपको मध्य वर्गीय आपको नीति अवलंबन करते हुए सन 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। यानी लोग जो है आपको लुई फिलिप पर, समझिए फ्रांस के लोगों ने लुई फिलिप पर आपको विश्वास किया था। लुई फिलिप जब राजा बना तो वह अपने विरोधियों को खुश करने के लिए क्या करता है कि गीजो को प्रधानमंत्री बना देता है। जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था, जो अच्छा नहीं था लोगों के लिए, वह किसी भी तरह से आपको वैधानिक और सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। वो चाहता था, यानी गीजो जो था वो चाहता था कि फ्रांस में किसी प्रकार का विकास ना हो, ना राजनीतिक विकास हो, ना सामाजिक विकास हो, ना आर्थिक विकास हो। फिलिप के पास कोई सुधारात्मक आपको कार्यक्रम नहीं था और ना ही उसे आपको विदेश नीति में कोई भी आपको सफलता हासिल हो रही थी। उसके शासनकाल में देश में आपको भूखमरी एवं बेरोजगारी व्याप्त हो गई। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 को पेरिस में थीसिस के नेतृत्व में एक आपको विशाल भोज का आयोजन किया। राजा ने इस पर आपको रोक लगा दी, अतः आपको पेरिस में विरोध प्रदर्शन हुए और जुलूस निकाले गए। इस पर आपको पुलिस ने आपको गोली चला दी जिसमें अनेक लोग मारे गए। अतः दमनकारी नीति अपनाए जाने के कारण 1848 में आपको क्रांति जो है फिर से आरंभ हो गई। यानी पूछ रहा है कि 1848 में क्रांति कैसे शुरू हो गई। तो मेरे भाई 1848 में क्रांति इसलिए शुरू हुई क्योंकि लुई फिलिप जो वहां के राजा बना था, वो राजा ने क्या किया कि गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया। अब क्या होने लगा कि वहां के जनता जो चीजें चाहती थी उस मुताबिक वहां काम नहीं होता था। अब जनता जो है रोड पर उतरने लगा। एक दिन की बात है कि विशाल भोज का आयोजन किया गया था, जो किसके नेतृत्व में, तो थियर्स के नेतृत्व में क्या किया गया कि वहां एक भोज का आयोजन किया गया। लेकिन सरकार और राजा ने क्या किया कि उस भोज के आयोजन करने से क्या किया, आपको मना किया।
किया ही नहीं बल्कि जो जुलूस निकला उस जुलूस पर पुलिस ने क्या चला दिया, गोलियां चला दिया। और जब गोली भाई चला दिया तो लोगों ने क्या किया कि पूरी तरीका से आंदोलन को भड़क गया, और आंदोलन भड़कने के बाद एक तरफ राजशाही हो गया और एक तरफ जनता, और फिर से जो पहले से आंदोलन चला आ रहा था फिर से एक बार आंदोलन गूंज उठा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको 5वां नंबर पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 1830 और 1848 की क्रांतियों की समान विशेषता क्या थी। यानी 1830 और 1848 में जो फ्रांस में क्रांति हुई उस क्रांति का कुछ विशेषता तो होगा, तो आइए क्या विशेषता था। पहला है कि सभी क्रांतिकारी प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासन की समाप्ति आपको चाहते थे। यानी लोग चाहते थे कि ऐसा राजा बने जो लोगों के हित में काम करे, जबकि उस समय के जो राजा थे वो आपको लोगों के हित में काम नहीं करते थे, वो घोर प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शासक था। यानी वो समझिए जनता के लिए कुछ काम ही नहीं करता था, जनता के लिए बातें नहीं मानता था। तो जाहिर सी बात है जनता तो रोड पर उतरेगा, जनता तो उसके खिलाफ आंदोलन करेगा, वही चीज हो रहा था। दूसरा, वे उदारवाद और राष्ट्रवाद के आपको समर्थक थे। तीसरा है कि वे आपको वैधानिक शासन की मांग कर रहे थे। यानी वहां के लोग जो थे वो आपको चाह रहे थे कि एक संविधान के तहत जो है यहाँ राजा बने, यहाँ शासक बने और उस संविधान के अनुसार देश चले, जबकि ये लोग वहां के शासक चाहते नहीं थे। दोनों क्रांतियों की एक मुख्य विशेषता यह भी थी कि आपको स्वतंत्रता, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा मुख्य मुद्दा था, क्योंकि वहां के जो नागरिक का जो आपको अधिकार था, नागरिक के जो स्वतंत्रता था, वो समझिए आपको कुत्ता से बदतर था। वहां खाने के लिए लोग तरस जाते थे, समझिए लोग आपको किसी भी प्रकार के अच्छे चीजों के लिए लोग वहां तरस जाते थे। यानी जो लोगों को मूलभूत सुविधा होती है, क्या है, कपड़ा है, मकान है, दवाई है, पढ़ाई है, लिखाई है, लोगों का मुख्य चीजें ये होना चाहिए, जबकि उस चीज के लिए लोग जो है आपको तरस जाते थे। तो लोगों का मुख्य जो था यही आपको मांग था। अगला क्वेश्चन है कि बिस्मार्क के कार्यों की आपको चर्चा करें, क्योंकि उसी में जो थे आपको एक बिस्मार्क भाई साहब थे, जो जिस प्रकार से नेपोलियन आए उसी प्रकार से बिस्मार्क भी आए। तो आइए, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की आपको महत्वपूर्ण भूमिका है। ये मेरे भाई लाइन को बहुत आप याद रखिएगा, क्योंकि ये लाइन जो है बहुत ही आपको इंटरेस्टेड लाइन है। क्योंकि जर्मनी के एकीकरण में किसका मुख्य भूमिका है, तो जर्मनी के एकीकरण में आपको बिस्मार्क का मुख्य भूमिका है। क्योंकि जर्मनी कई भागों में टूटा था, सबको एकमत में लाके या जोड़ने में अगर कोई काम किया तो आपको बिस्मार्क ही काम किया था। यह आपको विख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ था। यानी एक बहुत ही बड़े आपको राष्ट्रवादी थे, बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रवादी थे। फ्रैंकफर्ट आपको संसद में उसने आपको भाग लिया। वे रूस और फ्रांस के राजदूत भी आपको रहे। 1862 में वह पर्सा का चांसलर बना। सर्वप्रथम आपको बिस्मार्क ने पर्सा की आर्थिक और सैनिक शक्ति आपको सुदृढ़ की। तत्पश्चात उसने डेनमार्क को 1964, ऑस्ट्रेलिया को 1864, 1866 सोडवा का युद्ध तथा फ्रांस 1870 सीडान का युद्ध को पराजित कर जर्मनी को एकीकरण किया। चूंकि बिस्मार्क जो था जब जर्मनी में आया, तो जर्मनी में आने के बाद क्या हुआ कि आपको डेनमार्क से आपको 1864 में, ऑस्ट्रेलिया से आपको 1866 में, और फ्रांस से क्या किया, आपको 1870 में युद्ध कर करके और क्या किया, आपको जर्मनी के एकीकरण का आपको समझिए पूरी तरीका से नींव रखा। तो समझिए बिस्मार्क जो था वो जर्मनी के एकीकरण के मुख्य भूमिकार था, यानी भूमिका निभाने वाला व्यक्ति था। मेरे भाई 7 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, एकदम VVI है। चला, लौ ए रक्त की नीति का आपको क्या थी, या लौ और लौ एवं रक्त की नीति किसने अपनाई, दोनों क्वेश्चन पूछता है। तो लौ एवं रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने ही किया था, बिस्मार्क ने ही किया था। इस नीति के अनुसार सैन्य शक्ति की सहायता पूरे जर्मनी प्रदेश का आपको एकीकरण करना था। लौह का मतलब क्या होता है, लोहा, और रक्त का मतलब क्या होता है, खून। लोहा से यहाँ संबंध है हथियार से रिलेटेड, और खून से संबंध है कि भाई जब तक जर्मनी के एकीकरण को हम लोग एक नहीं करेंगे,
जर्मनी को एक नहीं करेंगे तब तक जो है हम लोग छोड़ने वाले नहीं थे। तो आपको लॉ ए रक्त की नीति का प्रतिपादन जो है आपको बिस्मार्क के द्वारा किया गया और इसका ये अनुसार था कि सेना के सहायता से क्या करेंगे, तो हम लोग पूरे जर्मनी प्रदेश को एकीकरण करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो लॉ ए रक्त की नीति क्या थी, तो आपको यही था। अगला है कि मेटरनिख कौन था यूरोपीय इतिहास में, वह क्यों विख्यात है। तो मेटरनिख ऑस्ट्रेलिया का जो था वो क्या था, आपको चांसलर था। क्योंकि चांसलर उसे बोला जाता है जो ऑस्ट्रेलिया का मुख्य आदमी यानी प्रधानमंत्री था। बहुत ही बेकार आदमी था समझिए मेटरनिख। तो मेटरनिख जो था ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, वह घोर प्रतिक्रियावादी क्रांति का संदेशों का कट्टर विरोधी और पुरातन व्यवस्था बनाए रखने का आपको समर्थक था। उसने जिस प्रकार की आपको व्यवस्था यूरोप में स्थापित की उसे मेटरनिख व्यवस्था कहा जाता है। अपनी इसी व्यवस्था के कारण यूरोपीय इतिहास के लिए वो क्या है, तो विख्यात है। आइए देखिए, ये जो मेटरनिख है, ये मेटरनिख जो है आपको ऑस्ट्रेलिया का समझिए चांसलर रहता है और ये ऐसा घोर प्रतिक्रियावादी आदमी रहता है कि ये चाहता है कि भाई किसी भी देश पर शासन तो करो लेकिन उस देश का विकास मत करो, किसी भी देश पर शासन तो करो लेकिन उस देश में एक नया कानून लगा के लोगों का आपको समझिए उत्थान मत करो। जो पुरानी व्यवस्था है उसी पुरानी व्यवस्था को क्या करो, लागू करो। यानी एक ऐसा आदमी था जो चाहता था कि किसी भी देश पर शासन करो लेकिन उस देश का जो है आप विकास मत करो। इसी के युग को, जब तक ये शासन में रहा, इसी के युग को मेटरनिख युग बोला जाता था। मेटरनिख ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। वियना कांग्रेस सम्मेलन के द्वारा यूरोप में नेपोलियन युग का आपको अंत हुआ और मेटरनिख युग का आपको शुरुआत हुई। मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था तथा राष्ट्रवाद एवं गणतंत्र विरोधी था। 1848 की क्रांति के द्वारा मेटरनिख युग की आपको समाप्ति हो गई। क्योंकि आप जानते हैं कि 1830 में भी फ्रांस में क्रांति हुई, 1848 में भी क्रांति हुई, लेकिन 1848 में समझिए तो मेटरनिख को पूरी तरीका से क्या कर दिया गया, आपको अंत कर दिया गया। अगला 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि जर्मनी राइल महासंघ की आपको स्थापना किसने की थी। तो जर्मनी राइल महासंघ की स्थापना जो है आपको नेपोलियन के द्वारा किया गया था। तो पूछेगा कि जर्मनी राइल आपको महासंघ की स्थापना किसने की थी, तो मेरे भाई जर्मनी राइल महासंघ की स्थापना जो है नेपोलियन के द्वारा आपको किया गया था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पर मेरे भाई गौर कीजिएगा। जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण कैसे हुआ। आप जानते हैं कि दो तरह का, एक होता है राजनीतिक एकीकरण, एक होता है आर्थिक एकीकरण। राजनीतिक एकीकरण का मतलब है देश जो है राजनीति के क्षेत्र में एकता होकर काम करे। आर्थिक एकीकरण का मतलब ये बोला जाता है कि देश में जितने भी लोग हैं सारे लोगों के पास एक पर्याप्त मात्रा में पैसा हो जिससे सारा लोगों का क्या हो सके, भला हो सके। ऐसा नहीं मिले कि एक आदमी जो है भैया आपको हेलीकॉप्टर से घूमने वाला हो और एक आदमी जो है दाने दाने के लिए आपको मर जाए। ऐसा देश नहीं होना चाहिए, ये आपको आर्थिक न्याय नहीं है। तो आर्थिक एकीकरण कैसे हुआ, आप जानते हैं 1815 से लेकर 48 के मध्य जर्मनी में औद्योगिकरण की आपको पृष्ठभूमि तैयार हो गई। क्योंकि आप जानते हैं कि 1815 से लेकर 1848 के बीच क्या हुआ ना कि जर्मनी में क्या हुआ कि धीरे धीरे उद्योग लगना चालू हुआ, फैक्ट्री लगना चालू हुआ। तो फैक्ट्री जब लग गया तो जाहिर सी बात है किसी भी देश का जो रीढ़ होता है अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए वो उस देश का फैक्ट्री होता है। क्योंकि फैक्ट्री जो है आपको समझिए सरकार को तो कई ढंग से आपको टैक्स तो देवे करता है और लोगों को भी एक बहुत बड़े पैमाने पर समझिए रोजगार भी मिल जाता है। कोयला और खनिज उद्योग का विकास हुआ, रेल इंजनों का आपको प्रसार हुआ यानी प्रारंभ हुआ। उसी समय 1834 में आपको परसा की पहल पर जर्मलाइन शुल्क आपको संघ की स्थापना हुई। इस प्रकार जर्मनी का राजनीतिक एकीकरण से पहले आपको आर्थिक एकीकरण हुआ। क्योंकि आप जानते हैं कि मेटरनिख युग जो है आपको 1848 में जब खत्म हुआ तो 1815 से लेकर 1848 के बीच आपको बहुत ऐसे शासक आए जो एकदम समझिए जर्मनी के लिए अच्छा आपको चीजें सोचते थे। उन लोगों ने क्या किया कि जर्मनी में औद्योगिकरण यानी फैक्ट्री लगाना शुरू किया।
फैक्ट्री के साथ साथ उन लोगों ने कोयला खनिज तथा रेल इंजनों का प्रचार प्रसार आपको कर दिया। उसके बाद जर्वेलाइन क्या थी, तो जर्वेलाइन एक व्यापारियों की संस्था थी, जो व्यापारी जो था एक देश से दूसरे देश के बीच जो लेन देन होता है, उस लेन देन को समझिए कैसे करना है नहीं करना है, ये पूरे संस्था के द्वारा आपको समझिए कंट्रोल होता था। 12 नंबर पर आइए। 12 नंबर मेरे भाई कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में बाधाएं क्या थी। आप जानते हैं कि जर्मनी जो है बहुतों बार आपको तोड़ा गया, लेकिन एकीकरण का मतलब जर्मनी जब एक नहीं हो रहा था, तो एक नहीं होने का क्या कारण है कि एक नहीं हो रहा था। तो पहला ये जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख आपको निम्नलिखित बाधाएं थी। यानी कोई जाहिर सी बात है, कोई भी घटना होता है तो उस घटना के पीछे कोई एक कारण नहीं होता है, अनेकों कारण होता है। तो लगभग 300 छोटे बड़े आपको राज्य थे। अब बताइए कि भारत इतना बड़ा मेरे भाई आपको देश है, लेकिन भारत में देखा जाए तो 28 गो राज्य है और 8 गो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तब भी भारत जो है इधर से उधर आपको डगमगाते रहता है कि भैया कौन किधर नत भाग जाए, कौन किधर नत भाग जाए, सरकार परेशान रहती है। अब बताइए 300 उस समय छोटे छोटे आपको राज्य थे, आई 300 छोटे छोटे राज्य को मिलाना और एक साथ में जोड़ना किसी भी आपको राजा के लिए, किसी भी नेता के लिए बहुत बड़ा का एक चैलेंजिंग काम है। दूसरा ये काम है कि इन राज्य में व्यापक राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषमता थी। अब 300 ऐसा राज्य है और 300 में ऐसा राज्य है, कोई एक ऐसा राज्य है जिसमें अलग धर्म के लोग रहते हैं, कोई अलग धर्म के लोग रहते हैं, कोई अलग धर्म के लोग रहते हैं, कहीं अलग भाषा बोला जाता है, कहीं अलग भाषा बोला जाता है, कहीं अलग खान पान का सिस्टम है, कहीं अलग खान पान का सिस्टम है, कहीं का पहनावा अलग है, कहीं का नाच गान वाला जो कला संस्कृति होता है वो अलग है। अब बताइए सारा लोग जब अलग अलग भाषा में बोलते हैं, सारा लोग अलग अलग चीजों को समझते हैं, तब सबको एक करना बड़े ही डिफिकल्ट काम होता था। दूसरा कि राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, यानी जितना भी वहां के लोग रहते थे उन लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम ही नहीं था, देश के प्रति प्रेम ही नहीं था। तो कोई एक ऐसा नेता आए जो सारे लोगों में देश के प्रति आपको प्रेम जगाए, तभी तो आपको समझिए देश जो है आपको ऐसे लोगों से छुटकारा हो पाएगा जो लोग शासन करके लोगों पर अत्याचार करते थे। दूसरा कि ऑस्ट्रेलिया जो था ना, ऑस्ट्रिया, ये ससुरा बार बार इसमें हस्तक्षेप कर रहा था। जब जर्मनी चाहता था कि हम एक हो जाए, ऑस्ट्रेलिया चाहता था कि भैया ये जब एक होगा तो ये किसी ना किसी वक्त हमें ही हराएगा, जबकि बाद में हराया भी। तो आपको ऑस्ट्रेलिया चाहता था कि ऑस्ट्रेलिया की आपको समझिए जर्मनी एक ना हो, एक नहीं रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा इन्हें शासन करने में। दूसरा कि ऑस्ट्रेलिया का जो चांसलर था जिसका नाम था मेटरनिक, ये आपको घोर प्रतिक्रियावादी नेता था। ये चाहता था कि किसी भी देश पर शासन करे, लेकिन उस देश का जो है हम लोग विकास न करें। आइए 13 नंबर कह रहा है कि इटली, अब तो जर्मनी के एकीकरण आप पढ़ लिए, तो आप जर्मनी के एकीकरण जैसे पढ़ लिए तो फिर उसी तरीका से इटली के एकीकरण आता है। तो इटली के एकीकरण में आपको काउंट काबूर इनका नाम है, काबूर की भूमिका आपका उल्लेख करें अथवा काबूर का संक्षिप्त परिचय दे। यानी काउंट काबूर एक व्यक्ति थे, वो कौन थे आइए उनके बारे में समझते हैं। तो काबूर को इटली के एकीकरण का आपको राजनीतिज्ञ कहा जाता है। आप जानते हैं कि जर्मनी को एकीकरण में किसका मुख्य भूमिका था, तो मेरे भाई आपको बिस्मार्क का जो था, बिस्मार्क का आपको मुख्य भूमिका था जर्मनी के एकीकरण में। लेकिन इटली के एकीकरण में किसका मुख्य भूमिका था, तो आपको इटली के एकीकरण में काउंट काबूर को भी आपको बहुत बड़ा का राजनीतिज्ञ माना जाता है। 1850 में वह आपको सार्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुअल का मंत्री एवं 1852 में प्रधानमंत्री बना। उसने सैनिक आर्थिक सुधारों द्वारा सार्डिनिया की स्थिति आपको सुदृढ़ की। आपको पेरिस शांति सम्मेलन में उसने इटली के एकीकरण का प्रश्न उठाया। 1859 में ऑस्ट्रिया को पराजित कर काबूल ने आपको लोम्बार्डी के पर अधिकार कर लिया। यानी ये भी जो थे एक प्रकार के बहुत बड़े शक्तिशाली व्यक्ति थे। तो काबूल व्यक्ति ने क्या किए कि बहुत बड़े के एक आपको समझिए पॉलिटिशियन थे। और क्या हुआ कि 1850 में सार्डिनिया के आपको राजा विक्टर इमैनुअल का
इमैनुअल का मंत्री पद लिए। उसके बाद 1852 में प्रधानमंत्री बन जाते हैं। उसने सैनिक और आर्थिक सुधारों में सार्डिनिया की स्थिति को सुदृढ़ किया, यानी सार्डिनिया जो एक देश है वहां की आपको स्थिति को बहुत ही अच्छा किए। उसके बाद पेरिस में शांति सम्मेलन में उसने इटली के एकीकरण का आपको प्रश्न उठाया। जब पेरिस में समझिए आपको जब पेरिस में शांति सम्मेलन हो रहा था तो उसमें आपको इटली के जो एकीकरण है, जो इटली भी टूट चुका था, उसके एकीकरण का इन्होंने प्रश्न उठाया और 59 में ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर काबुल ने आपको लोम्बार्डी पर भी आपको क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। अगला है कि गौरीबाल्डी कौन था। गौरीबाल्डी कौन था, इटली के एकीकरण में उनकी आपको क्या भूमिका थी, अथवा गौरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। ये जो क्वेश्चन है एकदम आपको समझिए VVI क्वेश्चन है मेरे भाई इस चैप्टर से। तो इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण आपको गौरीबाल्डी के तलवार ने आपको पूरा किया। वह युद्ध की नीति में आपको विश्वास करता था। उसने आपको सशस्त्र युवकों की आपको एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता था। अब आइए समझाते हैं। देखिए गौरीबाल्डी जो था ना, एक प्रकार का समझिए ये व्यक्ति जो था एक नाविक था, यानी नाव चलाने वाला व्यक्ति था। लेकिन ये जो था ना, ये आपको समझिए युद्ध में विश्वास करता था। ये समझता था कि भाई भाषणबाजी करने से देश का आपको समझिए आजादी नहीं मिलेगा, भाषणबाजी करने से आपका अधिकार नहीं मिलेगा। यदि आपको अधिकार लेना है तो इसके लिए आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा और युद्ध आपको जीतना पड़ेगा, तभी जो है आपको अधिकार मिल सकता है। अब एक इन्होंने क्या किया कि एक बहुत सारे नौजवान युवक की एक टीम बनाई और टीम में उन लोगों को सेना को परीक्षण देने लगा, सेना का ट्रेनिंग देने लगा, जिस सेना का नाम रखा था आपको लाल कुर्ती। तो पूछता भी है कि आपको गौरीबाल्डी ने कैसे सेना का संगठन बनाई थी, तो उन्होंने लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन बनाया था। इनकी सहायता से उसने सिसिली पर क्या कर लिया, अधिकार कर वहां गणतंत्र की स्थापना कर दिया। अब देखिए उसी सेना के सहायता से आपको सिसिली जो था एक जगह था जो आपको इटली के बगल में पड़ता है, उस पर एक क्या कर लिए, अधिकार कर लिए। वह पोप के आपको राज पर भी क्या करना चाहता था, अधिकार करना चाहता था, परंतु काबुल ने इसकी अनुमति आपको नहीं दी। चलिए अगला 15 नंबर, चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ। तो चार्टिस्ट आंदोलन जो है आपको इंग्लैंड में हुआ। देखिए इंग्लैंड एक बहुत ही आपको अलग प्रकार का देश है भैया। ये अलग अलग देशों में जाता है और खाली मार करवाना जानता है, मार करता नहीं है, केवल करवाता है। भारत में आया तो क्या किया, भारत में जब आया उस समय समझिए 33 करोड़ लोग था भारत में। अब मात्र आपको 6000 आया था इंग्लैंड से अंग्रेज, और 6000 लोगों ने 33 करोड़ लोगों पर क्या कर दिया, आपको 200 से 300 साल तक राज करके आसानी से चल गया कि नहीं चल गया। तो ये है अंग्रेज, ये जाता है और वहीं पर लोगों को लड़ा देता है, लोग आपस में लड़ने लगते हैं, भैया ये बढ़िया से आपको राज करता है। तो चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ, तो मेरे भाई चार्टिस्ट आंदोलन जो है आपको इंग्लैंड में हुआ। अनसट आपको रेनन ने राष्ट्रवाद को किस रूप में आपको परिभाषित किया है। तो आइए फ्रांसीसी दार्शनिक आपको अनसट रेनन ने 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की व्याख्या की। रेनन ने राष्ट्रवाद की एक नई और व्यापक परिभाषा आपको दी, जिसके अनुसार राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। ये बताते हैं इनके अनुसार कि इनके बहुत सारे लोग तो बताए कि भैया देश के प्रति लगाव को ही रखना आपको राष्ट्रवाद कहलाता है, लेकिन ये बताए कि देश के प्रति यानी राष्ट्र के प्रति एक बड़ी और व्यापक एकता ही क्या कहलाता है, आपको राष्ट्रवाद कहलाता है। ये भी उसी से जुड़ा हुआ सवाल है, कोई नया नहीं है। 17 नंबर आइए, कह रहा है कि वियना कांग्रेस सम्मेलन में फ्रांस में किस राजवंश के पुनः स्थापना की गई। तो वियना कांग्रेस 1815 में होता है। कब होता है, तो 1815 में होता है। फ्रांस ने आपको बुर्बे, यहां पर ये गलती लिखा है, बुर्बो राजवंश की आपको पुनः स्थापना की। तो इस बात से को आपको याद रखना पड़ेगा कि वियना कांग्रेस सम्मेलन में फ्रांस ने किस राजवंश की पुनः स्थापना की। तो वियना कांग्रेस ने 1815 द्वारा फ्रांस में ये आपको बुर्बो राजवंश की आपने क्या की, आपको स्थापना की। अगला आइए 18 नंबर, हंगरी के आपको राष्ट्रीय आंदोलन में कोसुत के योगदान का वर्णन करिए। चलिए आइए,
हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व आपको कोसुत तथा फ्रांसीसी डिक ने आपको किया। कोस्त आपको लोकतांत्रिक विचार का समर्थक था। उसने आपको वर्गहीन समाज के विचारों से आपको जनता को परिचित कराया, जिस पर प्रतिबंध आपको लगा दिया गया। कोसुत ऑस्ट्रेलियाई आपको अधीनता का विरोध कर यहाँ की व्यवस्था में आपको बदलाव की मांग करने लगा। चलिए आइए आपको समझाते हैं हंगरी के राष्ट्रीय आंदोलन में कोसुत की क्या योगदान है। तो भाई कोसुत जो था वो एक समझिए आपको राष्ट्रवादी आदमी था, जो चाहता था कि लोगों को जो है आपको अधिकार मिले। जो आपको ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था मेटरनिक, अब मेटरनिक का जो आपको बात था कि किसी भी देश पर शासन तो करो लेकिन उस देश का भला मत करो, ऐसे लोगों का ये क्या करता था, विरोध करता था। 19 नंबर आइए, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान का भाव बढ़ाने के लिए क्या किया। तो फ्रांसीसी क्रांति आरंभ होने के साथ ही क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय और सामूहिक पहचान की भावना जगाने वाले आपको कार्य किए। प्रीत आपको भूमि और नागरिक जैसे शब्दों द्वारा फ्रांसीसियों में एक सामूहिक भावना और पहचान बढ़ाने का प्रयास किया गया। नए संविधान में आपको सभी नागरिकों को समान अधिकार देकर समानता की व्यवस्था पर बल दिया गया। राजवंशीय झंडा के स्थान पर राष्ट्रध्वज के राज के रूप में एक नया फ्रांसीसी आपको झंडा अपनाया गया जो तिरंगा था। क्षेत्रीय भाषा के स्थान पर फ्रेंच भाषा को प्रोत्साहन किया गया। यानी फ्रांस में क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान के रूप में क्या दिया था। देखिए आप जानते हैं कि बहुत सारे 300 छोटे छोटे राज्य थे, तो सारा राज्य का अपन अपन झंडा होगा, सारा राज्य का अपन अपन भाषा होगा। तो बोला कि नहीं भाई, जब हम लोग फ्रांस में सारे लोग जब एक हो गए, सब लोग जब एकमत हो गए, तो एक झंडा रहेगा पूरा फ्रांस में। आप पूरे फ्रांस में एक प्रकार का क्या बोला जाएगा, भाषा बोला जाएगा। जैसे क्या है अभी भारत में, पूरे भारत में एक ही झंडा है। आप पूरे भारत में मुख्य रूप से एक भाषा को हम लोग, वैसे तो बहुत सारे क्षेत्रीय भाषा है, उसका हम लोग नहीं ले रहे हैं, एक राष्ट्रीय भाषा ले रहे हैं जो आपको क्या है, हिंदी है। चलिए अगला है वियना कांग्रेस की क्या उपलब्धि है। तो वियना कांग्रेस की आपको मुख्य उपलब्धियां थी, नेपोलियन द्वारा आपको पराजित राजवंशों की पुनः स्थापना का प्रयास किया गया। फ्रांस और स्पेन में आपको बुर्बो राजवंश को फिर से स्थापित किया गया। फ्रांस में लुई 18वां को राजगद्दी सौंपी गई। इटली में आपको ऑस्ट्रेलियाई राजा परिवार को सत्ता आपको सौंपी गई। नेपोलियन द्वारा स्थापित 39 राज्यों में जर्मनी महासंघ को भंग नहीं किया गया। इस प्रकार वियना व्यवस्था द्वारा यूरोप में राजनीतिक परिवर्तन कर पुरानी सत्ता को क्या कर दिया गया, आपको बहाल कर दिया गया। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी। तो आइए, इटली जर्मनी के एकीकरण के दौरान जर्मनी के क्षेत्र में भी समान प्रतिक्रिया चल रही थी। इटली के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रेलिया बाधक बना हुआ था। भाई देखिए, इटली हो या जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया चाहता था कि कभी भी इटली या जर्मनी आपको एकीकरण नहीं हो, कभी भी एक नहीं हो। 1830 की क्रांति के बाद इटली में भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गए। मेजिनी ने इस नागरिक आंदोलन का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य आपको इटली को एकीकृत गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक द्वारा इन आपको राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया, जिससे इटली का एकीकरण आपको रुक गया। जर्मनी में भी आपको राष्ट्रवादी भावना को कुचलने में ऑस्ट्रेलिया ने मेटरनिक द्वारा आपको दमनकारी कानून का स्वाद के आदेश को जारी किया। अतः दोनों देशों के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया जो था आपको बाधक था। तो पूछेगा कि आपको इटली या जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की क्या भूमिका थी। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमिका थी, क्योंकि ऑस्ट्रिया जो था वहां के राजा आपको मेटरनिक जो वहां के चांसलर था, वो चाहता था कि इटली और जर्मनी कभी भी आपको क्या हो, एकीकरण नहीं हो। आइए 22 नंबर कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए आपको बिस्मार्क कौन सी आपको नीति अपनाई। तो पर्सा का राजा आपको विलियम प्रथम ने विख्यात आपको राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री यानी चांसलर नियुक्त किया। जर्मनी के आपको एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और तलवार की नीति का अपनाई, क्योंकि हम आपको पहले भी बताए हैं कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया,
तो आपको बिस्मार्क ही अपनाया था। सबसे पहले बिस्मार्क ने आपको आर्थिक सुधारों के द्वारा पर्सा की स्थिति को मजबूत की, इससे सैनिक शक्ति आपको सुदृढ़ हुई। पर्सा के एकीकरण के लिए उसने आपको डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस के साथ युद्ध किया। इसके परिणाम स्वरूप ही यूरोप में के नक्शे पर एकीकृत जर्मनी राष्ट्र का क्या हुआ, आपको उदय हुआ। अगला है कि विलियम प्रथम, ये एक लिखा हुआ है, इसको प्रथम पढ़िएगा। तो विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए आपको असंभव था। कैसे? तो आइए, विलियम प्रथम आपको पर्सा काम राज जानता था कि ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस को पराजित किए बिना जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं है। सुनिए, जैसे आपको जर्मनी के एकीकरण के लिए आपको विलियम प्रथम के बिना जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता था, क्योंकि विलियम प्रथम ये जानता था कि जब तक जो है आपको समझिए ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस को हम लोग हरा नहीं देते हैं, तब तक जर्मनी को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नहीं कर सकते हैं। 1862 में विलियम ने आपको जर्मनी को एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क का आपको मानना था कि जर्मनी की समस्या का समाधान पर्सा के नेतृत्व में रक्त और तलवार की नीति से होगा। अतः अगर विलियम प्रथम बिस्मार्क को चांसलर ना बनाया होता तो बिस्मार्क के लिए जर्मनी का एकीकरण असंभव प्रतीत होगा। यानी अगर विलियम प्रथम का रोल नहीं रहता तो समझिए जर्मनी का भी एकीकरण आपको संभव नहीं रहता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में परिणामों का उल्लेख करें। तो 1932 में यूनान को एक स्वतंत्र और संप्रभुत्व राष्ट्र घोषित कर दिया गया। यद्यपि इस आपको प्रक्रिया गणतंत्र की स्थापना नहीं हो सकी, परंतु एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय ने मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति को गहरी ठेस लगाई। प्रतिक्रियावादी के विरुद्ध राष्ट्रवाद की आपको विजय हुई। यूनानियों के आपको विजय से 1830 के क्रांतिकारियों की प्रेरणा मिली। यूनानी आपको स्वतंत्रता आंदोलन के परिणाम स्वरूप बल्कन क्षेत्र में अन्य ईसाई राज्य के भी आपको राष्ट्रवादी आंदोलन का आरंभ करने की चाह क्या हो गई, बढ़ गई। जाहिर सी बात है, इसको देखा देखी और सारे लोग जो है अपनी देश में क्या होने लगे, राष्ट्र की भावना जगाने लगे और अपने देश को आजाद करवाने के लिए भाई वो लोग भी आगे निकल गए। अगला है 25 नंबर, फ्रैंकफर्ट आपको संसद की बैठक क्यों बुलाई गई, इसका क्या परिणाम आपको हुआ। फ्रैंकफर्ट संसद को बैठक बुलाने का मुख्य उद्देश्य जर्मन राष्ट्र के निर्माण को योजना बनाना था। इसके अनुसार, यहाँ अनुसार होना चाहिए, इसके अनुसार जर्मन राष्ट्र का प्रधान एक राजा को बनाना था, जिससे संसद में आपको नियंत्रण में काम करना था तथा जर्मनी का एकीकरण उसी के नेतृत्व में होना था। लेकिन जब पर्सा के राजा आपको फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने यह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो परिणाम स्वरूप असेंबली भंग हो गई तथा जर्मनी एकीकरण पूरा नहीं हो सका। यानी पूछेगा कि फ्रैंकफर्ट के संसद को जो बैठक बुलाई गई थी, क्या वहां जर्मनी के एकीकरण पूरा हो सका? नहीं हो सका, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो चांसलर था फ्रेडरिक आपको विलियम चतुर्थ, वो बेचारा क्या किया कि उस आपको जो ये लोगों ने अपना मांग रखा था उस मांग को इन्होंने अस्वीकार कर दिया। अब यहाँ से जो है हम लोग चैप्टर दूसरा पढ़ाएंगे, समाजवाद तथा साम्यवाद। अभी जो है आपको 25 क्वेश्चन बताए हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें मेरे भाई, तो ये जो पहला चैप्टर है अगर हिस्ट्री का, अगर इसमें आप केवल 25 क्वेश्चन सब्जेक्टिव को कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता पहला चैप्टर से आप किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के आइएगा। तो केवल आप पहला चैप्टर से केवल 25 क्वेश्चन कीजिए और आप जाइए, आप पूरी तरीके से सब्जेक्टिव में झंडा गाड़ कर आइए। चलिए मेरे भाई, कल जो है हम आपको इसका ऑब्जेक्टिव करवा देंगे आसानी के साथ। तो आज जो था इसका सब्जेक्टिव था, कल इसी चैप्टर का हम जो है आपको ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे और ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप जो है केवल इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, आप आसानी के साथ पीडीएफ या नोट्स को ले सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।